नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। आज बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करेंगे। प्राइमरी टीचर्स वैकेंसी की बात करेंगे, मॉडल पेपर की बात करेंगे, प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे, अभ्यास प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके पहले जो सामान्य अध्ययन है आपका 120 नंबर का, उसके 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे लिंक भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, बाकी चैनल को विजिट कीजिए। बिहार प्राथमिक शिक्षक, बिहार प्राइमरी टीचर्स को अगर फतेह करना है, 80,000 वैकेंसी में से अपनी एक सीट पक्की करना है, तो मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, आने वाली क्लासेज इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती हैं। तो इसमें आपके मॉडल पेपर में, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्राथमिक गणित, मानसिक परीक्षण, सामान्य जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पर्यावरण, भूगोल, जो आपका चैप्टर है समान अध्ययन का 120 नंबर का, पूरा यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो आप क्या सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए। चलिए, 7 PM में आपके डेली क्लास होती है, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिल जाएगी। पहला प्रश्न है, ऑफ साइट ATM क्या होता है? ATM का फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। लेकिन ऑफ साइट ATM का क्या होता है? ऐसे ATM जो केवल महिलाओं के लिए होते हैं, ऐसे ATM जो बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं, ऐसे ATM जो केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए होते हैं, ऐसे ATM जिनका उपयोग शेयर लेन देन में किया जाता है। ऑफ साइट ATM क्या होता है? देखिए, ऑफ साइट जो ATM होता है, ऐसे ATM होते हैं जो बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर ये स्थित होते हैं। ऑफ साइट स्वचालित टेलर मशीन, बैंक के पास कोई भी ऐसी जगह है जहां सिर्फ एक ATM मशीन है, तो एक ऑफ साइट ATM बन जाता है। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है ताकि बैंक अधिक भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंचे, लोग उस क्षेत्र में बैंक शाखा न होने पर भी इसकी सेवाओं का उपयोग कर सक्षम हो सकें। दूसरा है, बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना होती है, उसको उत्पाद देयता, शुद्ध जोखिम, प्रावधान या आसन्न कारण कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रावधान। क्या कहा जाता है? प्रावधान कहा जाता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। दोस्तों, NATO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, लंदन, ब्रुसेल्स या पेरिस? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना है TT एग्जाम को 101% जो है फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दोस्तों, NATO का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो हम बात करेंगे ब्रुसेल्स। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया है? लगभग सभी जानते होंगे, आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, सभी लोग जानते हैं 22। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। और संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। प्रश्न आ सकता है कि भारत की भाषाओं से संबंधित कौन सी संविधान की अनुसूची है? या 8वीं अनुसूची भारत की किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है। ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर करते चलना है। निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं? देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग समाजवाद है, प्रजातांत्रिक है और धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन संघात्मकता यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर डी इज ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। दोस्तों, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? जी हाँ दोस्तों, किस की बात कर रहे हैं? आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान ये सक्रिय रहा? जी दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सभी जानते हैं, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने जेल से फरार होने के बाद बिहार में आज़ाद दस्ता का गठन किया। किसने किया था? जेल से फरार होकर जयप्रकाश नारायण ने किया था। और इसकी शाखाओं की स्थापना भागलपुर एवं पूर्णिया में हुई थी। भागलपुर के, बिहार के भागलपुर और पूर्णिया जिला। दोस्तों, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम
सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था 1946 ईस्वी में? श्रम विभाग, ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बात करेंगे जगजीवन राम। ये दोस्तों 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में श्रम विभाग बाबू जगजीवन राम को दिया गया था। खाद्य और जो आपका कृषि विभाग होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, और विधि विभाग जो है डॉक्टर सैयद अली जहीर को दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सभी जानते हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, सभी कमेंट कीजिए। जी हाँ डॉक्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते थे? जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती थी उस समय जो कार्य होते थे तो समस्त कार्य जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है किए जाते थे। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का जो कार्य होता है समस्त कार्य किया जाता है। निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? अब देखिए नाभिकीय यहाँ पे दिया गया है तो कंफ्यूजन नहीं होना है किसी को भी। जी हाँ, नाभिकीय संधि यहाँ पे दिया गया है, और जब भी नाभिकीय संधि की बात की जाती है पीटीबीटी नाभिकीय संघ भारत का सदस्य है। पीटीबीटी को पार्टियल न्यूक्लियर टेस्ट बाउ ट्रीटी कहते हैं। इसे हिंदी में आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कहते हैं। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? या किस त्योहार के अवसर पर निकल भागे थे? वो है दोस्तों दीपावली। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद थे, लेकिन अंग्रेज जो है जयप्रकाश नारायण की सक्रियता लोकप्रियता से घबराए हुए थे। दोस्तों 9 नवंबर की बात है, 9 नवंबर 1942 की बात है। दीपावली के दिन अपने ही साथियों के साथ जेल से फरार हो गए थे जयप्रकाश नारायण जी। किस जेल से? हजारीबाग जेल से। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? आप सभी लोग जानते हैं खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये तीनों जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह संयुक्त संघ का अभिकरण नहीं कहलाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन डी ऑप्शन सही कर लेना है। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। शर्मान है जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किसान खाद से। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक ये किसान खाद के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। दोस्तों 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल कितनी मात्रा होगी? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की मात्रा कितनी होगी? 1 लाख लीटर। 5 जीरो है मतलब 1 लाख, 7 जीरो मतलब 1 करोड़, इतना मालूम होना चाहिए। केले का कायिक प्रवर्धन क्या होता है? केले का जो कायिक प्रवर्धन होता है वह संकर द्वारा होता है। संकर द्वारा केले का कायिक प्रवर्धन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जो है तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? जी हाँ, तीव्र आर्द्रताग्राही ग्रहण करता है, वह होता है यूरिया। पौधे के विकास के लिए अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कुछ रासायनिक उर्वरक बाह्य माध्यम से उत्पादन बढ़ाने में सहायता होते हैं, जैसे पोटास, यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट। इनमें से यूरिया तीव्रता से आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम होती है। क्या होती है? यूरिया। खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? और वह कहलाती फूल आने के पूर्व की अवस्था। खेत में हरी खाद फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था होती फूल आने की पूर्व। फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है किसके द्वारा? अगर फल के रस में इसमें कितनी मिठास, इसमें कितनी चीनी है
किस सांद्रता, ये इसकी जो सांद्रता है मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है? सभी कमेंट कीजिए। रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। फल के रस में चीनी की सांद्रता मापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य है। तो जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? उसका प्रमुख कार्य होता है फलों के रस का थक्का बनाना। टमाटर जो कि आजकल आसमान छू रहे हैं, इसके भाव, इसी से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो जो टमाटर का लाल रंग होता है दोस्तों, वह लाइकोपिन रंजक के कारण होता है। और गाजर में किसके कारण होता है? गाजर का लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो गाजर का कैरोटीन होता है, और चुकंदर का जो है विटामिन लवक के कारण लाल रंग होता है। ठीक है, तो टमाटर का लाइकोपिन और आपके गाजर का कैरोटीन और चुकंदर का विटामिन, याद रखिएगा दोस्तों। नींबू का फल प्रचुर स्रोत कौन सा होता है? नींबू फल जो है इसका प्रचुर स्रोत इससे क्या प्राप्त होता है? तो सभी लोग जानते हैं, सिट्रिक अम्ल की बात करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? जी हाँ, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला सभी जानते हैं। जी हाँ, नागपुर की बात करेंगे। भारत सरकार का यह उपक्रम होता है। विपणन निरीक्षण निदेशालय यह अनुमोदित होता है। दोस्तों, किस वर्ष नसरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था? जी हाँ, नसरुद्दीन ने जिस वर्ष बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंपा था, वह वर्ष कौन था? वह वर्ष था 1394 ईस्वी। जी हाँ, तुगलक सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने बिहार का शासन ख्वाजा शाह को सौंप दिया था। तुगलक काल में बिहार दिल्ली का सल्तनत का एक प्रांत। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के किसने ध्वस्त किया? जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। यह लगभग दोस्तों 1198 की बात है। लूट मचाकर इन्होंने विध्वंस किया था। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें दोस्तों। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बिहार में वह दोस्तों अली गौहर ने किया था। अली गौहर ने बिहार में ब्रिटिश सत्ता के विरोध में प्रथम अभियान 1759 में आरंभ किया था। अगला प्रश्न ये देख लेते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, के रचयिता कौन है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों, हम बात करेंगे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। 7 पदों वाले इस गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित किया। कितने पद की है राष्ट्रीय गीत? ये 7 पदों की राष्ट्रीय गीत। दोस्तों, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन क्या होता है? यह कौन सा होता है? तो थायराइड ग्रंथ से गर्दन के सामने की ओर, श्वास नली के ऊपर एवं स्वर यंत्र के दोनों तरफ से 2 भागों में बंटा होता है, और इसको थायरक्सिन की बात करेंगे। ठीक है, थायरक्सिन जो होता है कम बनने की स्थिति को, अगर थायरक्सिन कम बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। थायरक्सिन बन कम हो रहा है तो उसको भी हाइपोथायराइडिज्म बोला जाता है। अगला, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी होती है? जी हाँ, केवल जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि, वह उबालना भी है, स्टीविंग भी है और खदकाना भी। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। दोस्तों, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सी होती? जी हाँ, ढोकला बनाने की होती है खमीरीकरण। ढोकला प्रमुखतः गुजरात और उत्तर भारत का प्रमुख व्यंजन है। खमीरीकरण कवक के माध्यम से यह होता है। अगला, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपके 2 वर्ष से आयु से लेकर 6 वर्ष की जो आयु होती है वह आपकी कौन सी कहलाती है? 2 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु।
और वह कहलाती है बाल्यावस्था। देखिए बाल्यावस्था का समय 6 से 12 होता है और इस अवधि को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे बाल्यावस्था की अगर बात करें 6 से 12 होता है, तो शैशवावस्था जन्म से लेके 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, लेकिन अगर 2 से 6 वर्ष दिया गया है, अगर शून्य से कोई दिया गया 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, तब शैशवावस्था करना है। अन्यथा 20 से दिया गया तो बाल्यावस्था ऑप्शन को क्लिक करना है। जल के प्रदूषण का कारण क्या होता है? जल के प्रदूषण का कारक आपका कीटनाशक भी है, मनुष्य में क्रियाकलाप भी है, बढ़ती जनसंख्या भी है, तो सारे कारण है, अर्थात उपरोक्त सभी। दोस्तों शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। उपयुक्त सभी की बात करेंगे। दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी इनमें से कौन है? और सभी लोग जानते हैं पीवी सिंधु। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सभी जानते हैं। सिंपल सा भी प्रश्न आएगा, ऐसा नहीं कि सारे कठिन ही आएंगे। 30% नॉर्मल प्रश्न आएंगे जो सभी लोग जानते हैं। 20% वो आएंगे जो किताब पढ़ते हैं, हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं, 50% हुआ। इसके बाद दोस्तों 25% ऐसे प्रश्न आएंगे जो आप अन्य प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो अन्य टीटी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको कंबाइन किया जाएगा। और 20 से 25% हाई लेवल के रहेंगे, जो आपके बीपीएससी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस वाले लेवल के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, अगला है एलएसडी के सेवन में क्या होता है? तो एलएसडी के सेवन में मानसिक विभ्रम होता है। व्यायाम के लाभ क्या हैं? अब आपसे बोला जाए एक्सरसाइज आप मॉर्निंग में करने जाते हैं, रनिंग करने जाते हैं, उसका लाभ क्या है? तो सिंपल सा सभी लोग जानते हैं, भूख भी लगती है, फुर्तीला रहेगा, रक्त प्रवाह में वृद्धि भी होती है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन है। ठीक है, अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया था? दिसंबर 1946 में चुना गया था, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो विभाजन का संबंध नीति और कार्यान्वयन से संबंधित हो जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? बिहार में किसके लिए? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, सही बताइएगा। और वह दोस्तों कृषि यंत्र बैंक, क्या हो जाएगा? कृषि यंत्र बैंक। 23 अक्टूबर दोस्तों 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रबी महाअभियान प्रारंभ करते हुए कृषि विभाग के लिए योजना लाया गया था। इस योजना के घोषणा के अनुसार 13 जिलों में सरकार द्वारा टोटल 328 कृषि यंत्रों की बैंकों की स्थापना की जाएगी, घोषणा की गई थी। अब कितना हुआ है ये आप जानते हैं। इनमें से कौन जो है 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं? देखिए अशोक कुमार, रमेश चंद लाहिड़ी, अजय नारायण झा, ये तीनों हैं, लेकिन संदीप तो मुंडले। वित्त आयोग अर्थात एफसी एक संवैधानिक निकाय होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न जो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, न्यारा सा प्रश्न है, और प्यारा न्यारा फीडबैक भी करना है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो आर्थिक विकास का सूचकांक प्रतिवर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। दोस्तों भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण का हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध को जो है प्रथम उपदेश, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के पश्चात प्रथम उपदेश अर्थात सारनाथ बिहार में दिया था, जिसका चित्रण भारतीय कला में है। इसके अलावा भी अन्य घटनाओं का भी चित्रण किया गया है बौद्ध के। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? भाई हमने कब किससे जाना कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? अभिलेख से जाने हैं, लेकिन वह किस अभिलेख के द्वारा यह पुष्ट होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में? वह अभिलेख है अशोक के अभिलेखों से ही ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है?
और वह स्थल कहलाता है भीमबेटका, सभी जानते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो जब भी आत्मीय सभा की बात की जाती है एक ही नाम आता है, राजा राममोहन राय। जी हाँ दोस्तों, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राममोहन ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। दोस्तों, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? किसके वायसराय काल में? भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, फिर दिल्ली में स्थानांतरित किया गया, और वह दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। जी हाँ दोस्तों, ये 1905 की बात है। बंगाल विभाजन में भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन की भारतीय की स्वाधीनता की आकांक्षा तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन फैसले का विरोध भी भारतीयों द्वारा किया गया। इसी कारण जो है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है स्थानांतरित की गई थी। कब? 1911 की बात है। दोस्तों, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेज दिया? वह दोस्तों अकबर सेकंड। जी हाँ, अकबर द्वितीय मुगल सम्राट ने भारतीय पत्रकारिता के जनक, समाज सुधारक राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, अकबर द्वितीय ने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? यह पारित हुआ था 1856 में, कि 1829 में हुआ था? सभी लोग बताइए। देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में हुआ, लेकिन सती प्रथा निषेध कानून की अगर बात करते हैं तो 1829 में हुआ। सती प्रथा निषेध कानून की बात करेंगे, और इसको सार्थक करने के लिए ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, और इस अधिनियम के तहत ड्राफ्ट तत्कालीन जो गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो वह था दोस्तों अकबर। अकबर ने कब तक शासन किया था? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? वह तो दोस्तों बाबा फरुद्दीन गंज ए सकर। अगला प्रश्न रेडी है कि इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? कलंदर तो सभी लोग जानते हैं। कलंदर अर्थात बाबर की बात करेंगे। बाबर नहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से प्रसिद्ध था। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। इसे कलंदर की उपाधि भी प्राप्त थी। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलखित हुआ है? ह्रास यानी जनसंख्या की कमी, और वह दोस्तों नागालैंड। जी हाँ, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों 17.64% रही, और नागालैंड एक ऐसा राज्य रहा जहां की जनसंख्या लगभग 2001 की तुलना में कम दर्ज की गई थी। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? सभी लोग बताइए। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी जो होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये प्रधानमंत्री के दस्ता में देश में विकास के मामलों पर निर्णय लेने, विचार विमर्श के लिए तैयार एक शीर्ष निकाय है। इस राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसमें दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्य जो शामिल होते हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री, सभी केंद्र के कैबिनेट मंत्री हो गए, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी होते हैं, और नीति आयोग के सदस्य भी होते हैं। तो नीति आयोग के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और यहाँ पे देखिए नीति आयोग को उपाध्यक्ष दिया गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सूची दी गई है। सूची में आयोग दिया गया है, एक तरफ उनके लिए समीक्षाएं दी गई हैं। सरकरिया आयोग, श्री रंगाजन समिति, पारेख समिति, नरसिंह समिति, समितियां दी गई हैं।
और इस समिति को सही मिलान करना है और बताना है। साकरिया आयोग की अगर बात करते हैं तो केंद्र राज्य संबंध हो जाता है, ठीक है। और सी रंगराजन समिति की बात करते हैं तो ये दोस्तों गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। और पारेख समिति की अगर बात करें तो पारेख समिति जो है यह इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग समिति की बात होती है। और नर्सिंग समिति की बात करेंगे, यह बैंकिंग क्षेत्र से सुधार से संबंधित हो जाता है। अर्थात जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि 3124 वह आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं और आपका साथ साथ फीडबैक भी जान लेते हैं कि वो दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। वर्तमान में 8 ग्रह हमारे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल शनि अरुण वरुण। बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के अपने उपग्रह हैं और पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा उपग्रह सभी जानते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस द्वीप समूह में स्थित है? तो जो लक्षद्वीप है यह आपके अरब सागर, लक्षद्वीप अरब सागर में है। यह केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? सभी कमेंट करके बताइए। लक्षद्वीप की राजधानी सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यह दोस्तों टुंड्रा क्षेत्र में वृक्षों की वृद्धि कम तापमान और बढ़ते अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र ना हो के ना ही सवाना ना ही भूमध्य, वह होगा टुंड्रा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? विश्व का फलोद्यान टुंड्रा क्षेत्र, नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं पमीर का पठार। दोस्तों निम्नलिखित में से किसे इनमें से जो है कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सभी बताइए। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या होता है? वह है सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्न को कालानुक्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही चुनना है। कालानुक्रम में लगाना है कि दांडी मार्च कब हुआ, जलियांवाला बाग, नरसंग, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, इनमें से क्रम में लगाना। पहला होता है आपका स्वदेशी आंदोलन, कब हुआ था? 1905 में, नोट कर लीजिए। इसके बाद है जलियांवाला बाग नरसंग, ये 1919 में कांड हुआ था। इसके बाद आता है दांडी मार्च 1931 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये क्रम है आपका। 1905 स्वदेशी आंदोलन, 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार, इसके बाद दांडी मार्च 1931, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, चलिए इसी प्रकार अगला जोड़ा भी यहाँ पे बताना है। पहले सूची में दी गई है बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ब्रह्मो बंधो उपाध्याय, मोहम्मद अली, और नीचे न्यू इंडिया, कॉर्मेट, वंदे मातरम संध्या दी गई। देखिए बिपिन चंद्रपाल की अगर बात करें, बिपिन चंद्रपाल अर्थात न्यू इंडिया। अरविंद घोष की अगर बात करते हैं, अरविंद घोष मतलब वंदे मातरम। ब्रह्मो बंधो उपाध्याय संध्या की बात करेंगे, जो कि 4th ऑप्शन में है, और मोहम्मद अली कॉमरेड। ब्रह्मो बंधो उपाध्याय संध्या, मोहम्मद अली कॉमरेड। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है 1342 वाला सही हो जाएगा। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था, कौन सा? वह दोस्तों केसरी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बीडी सावरकर ने कहा था।
अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रांति जो है भीलों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। दोस्तों, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर में फंसे लोगों को सेवाओं प्रदान करने के लिए ही बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया था। किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी? जब भी स्वराज दल की बात की जाती है, चित्तरंजन दास। जी हाँ दोस्तों, हम किसकी बात करेंगे? असहयोग आंदोलन को स्थगित किए जाने के विरोध में चित्तरंजन दास द्वारा मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में 1923 में स्वराज दल की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न दिया गया कि वर्ष 1907 में भीकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी। और दोस्तों, स्टुटगार्ट। भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में भारत की आज़ादी का ध्वज फहरा दिया था। किस शहर में? स्टुटगार्ट में। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बिहार पंचायत में 2006। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ पर था? यह त्रिपुरी दोस्तों जबलपुर में था। कहानी बहुत लंबी है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? प्लास्टिक के थैले को। ये दोस्तों 1960 में तैयार किया गया मानव निर्मित प्लास्टिक अब मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। कहीं भी जाते हैं तो प्लास्टिक का थैला। प्लास्टिक मिट्टी से 300 वर्ष तक रहता है। 300 वर्षों तक जो है नष्ट ही नहीं होता है प्लास्टिक, इसलिए प्लास्टिक पर बैन लगाया जा रहा है लगातार। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित करना है। प्रदूषक और उनसे रिलेटेड प्रभाव दिए गए। ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। ये नीचे कूट वाले ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करते हैं, लीवर और किडनी की क्षति। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो कैंसर की बात होती है। धूल के कणों की बात करते हैं तो श्वास संबंधी रोग होता है। और सीसा की अगर बात करते हैं तो केंद्रीय नर्वस सिस्टम प्रभावित होती है। यानी कि डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यूरो नार्व्स बनाए गए हैं, तो जो यूरो नार्व्स होते हैं तो दोस्तों किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो वह वाहनों से निकलने वाले हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए यूरो नॉर्म्स जो है बनाए गए हैं। दोस्तों, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? और वह कहलाती कार्बन मोनोऑक्साइड। जलवाष्प जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, 36 से लेकर 72% होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 9 से लेकर 26%। इसके बाद मीथेन 4 से 9। और ओजोन कितना होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड या ओजोन 3 से 7%। तो ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसका जो एरिया है वह 926% ही है। निम्नलिखित में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य अर्थात नेशनल पार्क और अभयारण्य है। सभी जानते हैं वह राज्य मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों।
अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, और वह कहलाती जैविक खेती। जैविक खेती या जीवांश खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जिसे हम बात करते हैं। नीचे दी गई सूची में इसे चुनना है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है, और वह तो है नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल में नंदा देवी जीव मंडल शामिल है, जो कि उत्तराखंड में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, ये भी शामिल है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, ये भी शामिल है। ताजमहल का आगरा, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, पुराने गोवा चर्च, ये भी शामिल है। खजुराहो समूह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये सारे शामिल हैं आपके। बहुत सारे हैं, और भी नाम लेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। निम्नलिखित में इस दशाओं में से कौन सा वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? जी हाँ, ये दशाएं दी गई चारों में से कौन कौन सा इंगित करता है, ये हमें बताना है। देखिए, वैश्विक ताप के असर की अगर बात करें तो हिमानी का पिघलना भी है, सागरी जल में उत्थान भी है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन भी है, और ग्लोबी तापमान में वृद्धि भी है। ये सारे रीजन हैं आपके, अर्थात सभी चारों। दोस्तों, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? जी हाँ, जंगली गधे जहाँ पाए जाते हैं, किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? भाई, अभयारण्य किस राज्य में है? तो वह दोस्तों गुजरात। जी हाँ दोस्तों। अगला, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। नीचे ऑप्शन दिए गए, किसको किसको मान्यता प्रदान की गई? तो नीलगिरी जैव मंडल और नंदा देवी जैव मंडल को। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नीलगिरी तमिलनाडु कर्नाटक, केरल कर्नाटक की बात करेंगे। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, इसको दिया गया है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सिमलीपाल उड़ीसा, नोकरेक मेघालय, और पचमढ़ी मध्य प्रदेश। इन सातों को जो है यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। आइए दोस्तों, बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन, ये तीनों एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य के विश्व सूची में सम्मिलित है, लेकिन सिंपलीपाल आपका सम्मिलित नहीं। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई? भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट जो है उत्पन्न होता है, और वह कहलाता है दोस्तों दिल्ली। भारत के दिल्ली महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट जो है आपका उत्पन्न होता है। दोस्तों, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है चीन, जापान, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश जो कहलाया जाता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा नंबर आता है चीन का। चीन कार्बन उत्सर्जन में लगभग दोस्तों 42% योगदान है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है? देखिए, जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक वास का विनाश। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही युग्म को सुमेलित करना है। एलोरा कंदराएं, महाबलीपुरम, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो। तो एलोरा कंदराओं की अगर बात करते हैं, ये राष्ट्रकूटों के शासनकाल में एलोरा की कंदराओं का निर्माण हुआ था। महाबलीपुरम की बात करते हैं तो चेन्नई से 40 मील दूर के लगभग पल्लव नरेशों द्वारा जो है
सप्तरथ नामक विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ था। मीनाक्षी मंदिर की अगर बात करते हैं तो यह पांड्य शासकों द्वारा तमिलनाडु के समुद्र तट पे कराया गया था। यानी साका की बात करेंगे। और खजुराहो तो सभी लोग जानते हैं, चंदेल। जी हाँ, खजुराहो का संबंध चंदेल नरेशों से है और जिसका जो विकास है 8वीं से 12वीं सदी तक हुआ है। दोस्तों, पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए या जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी लोग जानते हैं पेरियार अभयारण्य की जब भी बात की जाती है जंगली हाथियों का नाम आता है। अगला सुमेलित करना है। जैव मंडल स्थल दिए गए हैं और इसके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। देखिए, नीलगिरी जैव मंडल की अगर बात करें तो इसका स्थापना वर्ष जो हो जाता है वह हो जाता है 1986। दूसरा है नंदा देवी। नंदा देवी की स्थापना जो वर्ष हो जाता है वो जाता है 1988। इसके बाद आता है सुंदरवन। सुंदरवन आता है 1989 में और कंचनजंगा का स्थापना वर्ष 2000। ठीक है, तो नीलगिरी की बात करें 1986, नंदा देवी 1988, सुंदरवन 1989 और कंचनजंगा 2000। अगला प्रश्न है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष जो है विभाजित किया गया था? 2000, 2001, 2004 या 2005 को? तो झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष जो है विभाजित किया गया? तो दोस्तों 2000। झारखंड को नया राज्य बिहार के दक्षिण प्रांतों को मिलाकर 15 नवंबर 2000, जी हाँ ये डेट रखेगी, 15 नवंबर 2000 में बनाया गया और यह राज्य की दक्षिण और दक्षिण पूर्वी सीमा पर यह स्थित। दोस्तों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? गरीब कल्याण रोजगार अभियान पटना, बांका, खगड़िया या मधेपुरा? तो गरीब कल्याण योजना, यह अभियान बिहार के जिस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था वह दोस्तों है खगड़िया जिला। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से देश के प्रवासी मजदूर जो श्रमिक हैं काफ़ी असुविधाएँ इनको मिली हैं और इसी असुविधा को देखते हुए प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है 20 जून को बिहार के मुख्यमंत्री और उप जो मुख्यमंत्री हैं उनके मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिला के तेलिहार गांव से की गई थी। किस गांव से? तेलिहार गांव। दोस्तों, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो यह प्रभावी हुआ था 21 मार्च 1994 को। इस समझौते में विश्व के 50 देशों से अधिक देशों का जो है समर्थन मिला था, इसीलिए 50 से अधिक मौसम परिवर्तन समझौता की अगर प्रभावी की बात करते 21 मार्च 1994। दोस्तों, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला सभी लोग जानते हैं, 2πr होता है, 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, r का मान 7 दिया गया, 7 से 60 कट गया, 22 दूनी कितना होता है? 44 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि एक अर्धगोले का आयतन 89.83 घन सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए, एक अर्धगोले का आयतन यहाँ पे दिया गया। देखिए, सभी लोग जानते हैं अर्धगोले के आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। होता है कि नहीं होता? तो 2/3 गुणे 22/7 कर लीजिए पाई का मान, r क्यूब, r का मान दिया गया 89.83, इसका 3 बार गुणा कर लीजिए। ठीक है, इसको जब सॉल्व कर लेंगे क्या करना है? 2/3 करना है, गुणे 22/7 करना है, गुणे r का क्यूब, r की वैल्यू आपकी ऑलरेडी दी गई है, ये वैल्यू पुट कर लेना है। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी निकल आएगी? 3.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो गुणा भाग जोड़ घटाना है, आप करते रहिए क्योंकि एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा करेंगे एग्जाम की दृष्टि से प्रिपरेशन में आपको मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए यदि
रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपान 289 बराबर 15/17 दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे सभी बताइए। केवल 2 लाइन का आंसर है दोस्तों, जी हाँ 2 लाइन का। क्या करना, दोनों तरफ वर्क कर देना है। जब दोनों तरफ वर्क कर दोगे 289 माइनस एक्स बटे पूरा बटा 289 हो जाएगा बराबर 15 का वर्ग 225 और 17 का वर्ग 289। 289 से 89 कट जाएगा, ठीक है। तो 289 माइनस एक्स बराबर 225, एक्स बराबर 289 माइनस 225, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 64, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। समीकरण दिया है 153 की पावर 144 माइनस 115 की पावर 123 माइनस 111 की पावर 510 माइनस 216 की पावर 25 में इकाई का स्थान निकालना है। क्या निकालना है, इकाई का स्थान यहाँ पे निकालना है। चलिए सभी लोग बताइए क्या है। तो लास्ट का हम अंक लेते हैं 3 की पावर 4 माइनस 5 माइनस 1 और माइनस 6। फार्मूला है 1 माइनस 5 माइनस 1 बराबर 1 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। हमें केवल इकाई का अंक लेना है, सभी अंक नहीं लिखना। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही आएगा। सारी संख्याएं इकाई इकाई को लेते चलना है और सभी को बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। अगला प्रश्न है x के निम्न मान में से कौन सा समीकरण 4 की पावर x माइनस 1 इंटू 9 की पावर 2x माइनस 6 बराबर 5184 को संतुष्ट करता है। ये हार्ड ट्रिक देखिए, यहाँ पे देखिए सारे विकल्प x के वैल्यू रख के देगी। अगर x की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो ये हमारा समीकरण पूरे तरह से संतुष्ट हो जाता है। 4 की पावर x माइनस 3 मतलब 4 माइनस तो 3 आ जाएगा इंटू 9 की पावर x माइनस 6, 2x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 x माइनस 6 हो जाएगा। जब ये हमारा सिद्ध जो होगा फार्मूला वह होगा 4, ये समीकरण को संतुष्ट कर देगा। अगला, यदि s प्लस 1/s बराबर 4 है तो s² 1/s² का मान क्या होगा। तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर लीजिए, यानी बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा संपर्क से त्रिज्या तक होगी, त्रिज्या तक समांतर होगी, अंतर्विभाजक लंबवत या बराबर। देखिए, वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा संपर्क के बिंदु के माध्यम से त्रिज्या तक क्या हो जाती है, तो वह स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है। अगला, 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे 14 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें क्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो 11 13 और 12 14, यानी 156 गुणे 154। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 155 धन 1 गुणे 155 माइनस 1। गुणनखंड बन गया आपका, यानी a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। a प्लस बी गुणे ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। 155 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। और इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं 155 का वर्ग बन जाएगा। तो क्या संख्या जोड़ी जाए कि बन जाएगा वर्ग, 1 जोड़ने। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बात करेंगे अगले प्रश्न की। यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने समय में करेंगे। सभी लोग बताइए। देखिए, ये फार्मूला m1 गुणे d1 बराबर m2 गुणे d2 से निकलेगा। m1 मतलब 8 गुणे 14 बराबर 7 गुणे d2। d2 हमें निकालना है, 7 को इधर ला जी,
7 दूनी 14, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 7 पुरुष उसी कार्य को 16 दिन में करेंगे। अर्थात जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न। दो बस एक दूसरे की तरफ क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 34 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चल रही हैं। टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच कितनी मीटर की दूरी होगी? टकराने से पहले, ठीक है, टकराने से 1 सेकंड पहले उनकी बीच की दूरी बराबर चाल गुणे समय होगा, अर्थात 20 धन 34 गुणे 5/18 भी होगा, क्योंकि मीटर में यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है ना यहाँ पे मीटर में, इसलिए यहाँ पे गुणे हम क्या कर लेंगे 5/18 गुणे समय 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तुम्हारी वैल्यू टोटल 15 मीटर निकल के आ जाएगी। क्या होगा 15 मीटर, अर्थात जो डी ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। टकराने से 1 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी 20 और धन 34 कर लीजिए गुणे 5/18 समय 1 कर लीजिए, बस, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 82 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो इनके विकर्ण की लंबाई की गणना करना। आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप हमारा दिया गया है 82 और चौड़ाई दी गई, 2 गुणे लंबाई निकालना है और चौड़ाई 20 दी गई, ठीक है। यहाँ से लंबाई हमारी कितना निकल आई 21 सेंटीमीटर हमारी लंबाई निकल के आ गई इस फार्मूले से। अब आइए विकर्ण पर। विकर्ण, आयत के विकर्ण बराबर क्या होता है रूट के अंदर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, तो लंबाई अर्थात 21 का वर्ग धन 20 का वर्ग, किसके रूट के अंदर, तो 21 का वर्ग धन 20 का वर्ग अर्थात 29 का वर्ग। टोटल 21 का वर्ग करेंगे 20 का वर्ग जोड़ेंगे तो 29 का वर्ग निकलेगा, 29 गुणे 29 आएगा रूट के अंदर, तो रूट के बाहर कितना आएगा टोटल 29 निकल के आएगा। तो इनके विकर्ण की लंबाई 29 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पहले क्या करना है, परिमाप से चौड़ाई दी गई लंबाई निकाल लीजिए, और लंबाई चौड़ाई जब दोनों मालूम हो जाएगी तो आयत का विकर्ण भी मालूम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गतिविधि दिया गया है एफ के 30% प्रतिभागियों ने गतिविधि जी में भाग लेने के लिए चुना गया था, तो फिर जी के प्रतिभागियों ने संख्या में कितनी वृद्धि हुई। प्रतिभागी ये आपका दिया गया है, इस प्रकार ABCDFGH दिया रहेगा, ठीक है। इसे देखना है और इसको जब देखेंगे तो आप लोग फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। गतिविधि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है एफ में देखना है, एफ देखिए यहाँ पे एफ में देखिए कितना दिया गया है 300, तो 30% छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 300 गुणे 30% बराबर क्या हो जाएगा 90। और जी में शामिल यहाँ पे देखिए जी का कह रहा है जी में 200 है, तो जी के शामिल दोनों पर प्रतिशत वृद्धि अगर देखेंगे तो 90 बटे फिर 200 हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 45%। तो क्या हो जाएगा हमारा 90 और 45 निकल के आ गया, ठीक है। तो प्रतिशत में हमारा 45 आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न कह रहा है चयन के स्थान पर क्या आ सकता है, दिया गया है 24 36 32 6 3, यहाँ पे खाली स्थान की जगह क्या आएगा, बाकी ये सारी चीज़ें दी गई। तो ग्राफ को देखने से गतिविधि जो हमारी आती है वह 29 आएगा यहाँ। 29 आएगा, क्या आएगा सभी लोग बताइए क्या आएगा। देखिए ग्राफ को यहाँ पे देखा जाए, देखिए दिया गया है 24 36 32, यानी कि
1 ऋण 24 गुणे 6 बराबर 144 की, और 12 गुणे 12 144 होता है। तो यहाँ पे 24, 6 6 का 36 और 32 आया है। उसी प्रकार अब सेकंड में चलिए, सेकंड में क्या करना है, 2 माइनस 36 गुणे 3 कर देना, बराबर 108 आएगा, और 54 गुणे 2 करेंगे तो 108 आ जाएगा। मतलब हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 क्या होता है 18, 12 दूनी कितना होता है 24, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समीकरण में आपस में बदलना है और इसकी वैल्यू 11 आनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए और यहाँ पे गुणा कर दीजिए। क्या करना है सभी लोग बताइए। 9 10 98 करिए, भागे 14 गुणे 3 कर दीजिए, 2 संख्या चेंज कर दीजिए, आपकी वैल्यू 11 आ जाएगी। नहीं, जो सी ऑप्शन दिया गया वैसे ही यहाँ पे प्लस कर लीजिए, यहाँ पे गुणे कर लीजिए, ठीक है। गुणे की जगह प्लस और प्लस की जगह गुणा कर लेना है बस। जो संबंध JLT का QPG से है, वही संबंध SGB का किससे होगा। तो यहाँ पे मैं ध्यान देने वाली बात है, J का संबंध Q से है, L का संबंध J का संबंध किससे हो जाएगा, Q, L का संबंध P, T का संबंध G। उसी प्रकार S का संबंध H से, G का संबंध K से, और B का संबंध Y से, यानी HKY। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिन्ह को प्रतिस्थापित करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा चिन्ह होगा, नीचे ऑप्शंस दिए गए। पहले देखेंगे, पहले यहाँ कटा भाग है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, तब क्या आना चाहिए, कटा भाग नीचे आना चाहिए, ठीक है। अब नीचे आना है, नहीं कि ऑप्शन नंबर बी या डी, 2 ऑप्शन बनते हैं आपके। तो प्रश्नानुसार देखा जाए, एरो के चिन्ह देखा जाए, तो एरो के चिन्ह के अकॉर्डिंग फिर हमारा डी ऑप्शन होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एक काला के सीधा गया है, इसमें देखेंगे तो आपका सीधा नहीं गया है, इसमें आपका, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल जो दिया गया है बस सही दिया गया है, ठीक है। ये बी होगा, सभी लोग बताइए, यहाँ पे बी होगा या डी होगा। देखिए डी आपका नहीं होगा, इसलिए हमने थोड़ा सा समय लिया। क्यों नहीं होगा, देखिए ये जो ऐसे निकल रहा है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, तो ऐसे आएगा ये वाला रो, ना कि फिर ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है रो में, ये जो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे सटीक बैठ रहा है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो कि सटीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, ये प्रैक्टिस पेपर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में और शेयर कीजिएगा। और इसी तरह प्रैक्टिस पेपर क्लासेज पाने के लिए, बिहार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को फतेह करने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए जुड़े रहिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।